हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमारा अध्ययन वैदिक सभ्यता तथा सूत्रकाल पे चल रहा था। इस वीडियो में हम महाजनपद काल पे अध्ययन करेंगे। महाजनपद पीरियड को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझें कि जो महाजनपद टर्म है उसका क्या मतलब है, महाजनपद शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जिस सामाजिक इकाई को हमने देखा था वैदिक काल में, जिसे हमने नाम दिया था जन, तो विभिन्न जनों के मध्य जब संघर्ष हुआ तो एक जन ने दूसरे जन को अधिग्रहित कर लिया। तो इन दो या दो से अधिक जनों के मिश्रण से या उनका एक दूसरे पे साम्राज्यवादी नीतियों के कारण महाजनपदों का उदय होता है। इसमें जो लोहा था, लोहा का प्रमुख रोल रहा, जो प्रमुख कारण रहा वह रहा लोहा। महाजनपदों के विकास को समझने के लिए हमें उस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा जिसने रोल प्ले किया है इसके उद्भव तथा विकास में महाजनपद के। देखिए, इस बात को समझिए कि भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है वो प्रारंभिक काल से ही शुरू हो गया था। हमने हड़प्पा काल देखा, हमने उसके बाद वैदिक काल देखा, सूत्र काल देखा, अब हम महाजनपद पीरियड पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम भारत के राजनीतिक इतिहास के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो उसका शुरुआत काफ़ी बाद में होता है। यानी कि सांस्कृतिक इतिहास बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था, अति प्राचीन काल में, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। देखिए, राजनीतिक इतिहास का जो मुख्य आधार होता है वह होता है उसका क्रोनोलॉजी, सुनिश्चित तिथि क्रम होता है। और इस दृष्टि से भारत के जो राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ है उसे हम लगभग ईसा पूर्व के 7वीं सदी के मध्य से मान सकते हैं। यानी कि उससे पहले का नहीं मान सकते हैं। लगभग 650 बीसी के आसपास से हम इसके पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है इंडिया का, हम वहाँ से इसको शुरू करते हैं। लेकिन इसका जो कल्चरल हिस्ट्री है वो इससे पहले से हम देखते आ रहे थे। तो ऐसा क्यों है कि इसके राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए हमने इस टाइम फ्रेम को एक टाइम फ्रेम के रूप में रखा है 600 बीसी या 650 बीसी के अराउंड। क्योंकि इस समय जो बड़े बड़े महानगर थे जो महाजनपद के रूप में विकसित हो रहे थे, उनका विकास, उद्भव और विस्तार हो रहा था। इसी कालखंड में कृषि उत्पादन, व्यापार, उद्योग, जो वाणिज्य थे, इनका विकास प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को, जो प्राचीन ट्राइबल व्यवस्था थी, उसको तोड़ के, उसको नष्ट करके, उसको जर्जर बनाकर छोटे छोटे जनों के स्थान पे जनपदों को ग्रहण करके और अगली आने वाले शताब्दियों में यह जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। तो इसी भूमि में हम महाजनपदों के उदय और महाजनपद काल का अध्ययन करते हैं। एक टर्म यूज होता है यहाँ पे फिर से, द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति, जिस प्रकार हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को गॉर्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति का संज्ञा दिया था, उसी प्रकार महाजनपद पीरियड को इतिहासकार द्वितीय नगरीय क्रांति का संज्ञा देते हैं। क्योंकि बीच में एक कालक्रम आता है, हमने देखा था वैदिक पीरियड, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हड़प्पा काल एक अर्बन सोसाइटी थी। बीच में आता है आपका वैदिक सभ्यता जो एक रूरल सोसाइटी थी। फिर अब हम महाजनपद पीरियड की तरफ बढ़ते हैं जो एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो प्रमुख कारण रहा, हमने देखा महाजनपदों के विकास का कारण क्या रहा, लोहा। लोहा से कृषि उत्पादन बढ़ा, इसी लोहा से अस्त्र शस्त्र बने, जनों के बीच में युद्ध हुए, महाजनपदों के बीच में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ और महाजनपदों का विस्तार हुआ, जिससे आगे चल के साम्राज्य का भी विस्तार हुआ। इसी कालक्रम में नए नए व्यवसाय, नए नए वर्गों का विकास हुआ। इन नए व्यवसाय, नए वर्गों में विषमताएं बनी, माप तोल की इकाइयाँ सामने आई। मुद्रा का चलन भी पहली बार हम महाजनपद पीरियड में देखते हैं, क्योंकि ना हड़प्पा काल में ना वैदिक पीरियड में हम मुद्रा का प्रचलन नहीं देखते हैं। ये जो क्वालिटीज़ थी यह किसी न किसी तरीके से नगरीय विशेषताओं को परिलक्षित कर रही थी और इसी संदर्भ में इसे द्वितीय नगरीय क्रांति या नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है।
ये महाजनपद पीरियड 600 BC से 340 BC, इस टाइम पीरियड को हम बुद्ध के टाइम पीरियड से भी कंटेम्प्रेरी मानते हैं। यानी कि बुद्ध के समय में हमें 5 महानगरों का उल्लेख मिलता है। उसमें अंग है, वाराणसी है, साकेत है, श्रावस्ती है और कौशाम्बी है। अंग यानी कि वर्तमान भागलपुर का क्षेत्र, बिहार में जो भागलपुर है, पूर्वी बिहार का क्षेत्र, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, वाराणसी काशी का क्षेत्र। साकेत जो वर्तमान अयोध्या है, उसी का पुराना नाम साकेत था। श्रावस्ती और कौशाम्बी का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इस प्रकार 5 महानगरों का उल्लेख मिलता है हमें बुद्ध के समय में। तो महाजनपदों के उदय का जो मुख्य कारण रहा वो था लोहा, जिसने जनपद को महाजनपद में बदल दिया। महाजनपदों का उल्लेख हमें 2 जगह मिलता है, एक बौद्ध ग्रंथ में और एक जैन ग्रंथ में। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ में जिन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मेल नहीं खाते हैं। 16 ही महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोनों ग्रंथों में, लेकिन कुछ नाम हैं जो कॉमन है और कुछ नाम हैं जो कॉमन नहीं है। तो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो 2 सोर्सेज हैं 16 महाजनपदों के लिए, जो 2 ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। महाजनपदों की कुल संख्या 16 बताई गई है, ठीक है। कहीं कहीं 12 मिलते हैं, कहीं कहीं 16 भी मिलते हैं, कहीं कहीं कलिंग को ऐड कर दिया गया है, कहीं कहीं गंधार को हटा के उसके जगह पे यौन रख दिया गया है। तो ऐसे फेरबदल मिले हैं नामों में, लेकिन जो जनरल और ऑथेंटिक सोर्स माना जा रहा है वो है बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। तो इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे जहाँ राजा प्रमुख हुआ करता था, और 2 गणतंत्र थे, 2 रिपब्लिक थे। यानी कि यहाँ राजा प्रमुख नहीं होता था, यहाँ गण या संघ प्रमुख होता था, ये अपने प्रमुख को चुनते थे। तो इन 2 गणतंत्रों में एक था वज्जी संघ और एक था मल्ल संघ। जो वज्जी था वो 8 राज्यों का संघ था। वज्जी जो था वह 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों में पहला कौन सा था? वज्जी था स्वयं। दूसरा था वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम का जो ज्ञात्रिक कुल था वह भी इसमें शामिल था। ये हो गए 4 जो प्रमुख रूप से मुख्य जो 8 संघों में मुख्य जो संघ थे वो थे। एक था वज्जी संघ, एक था लिच्छवी संघ, एक था विदेह और एक ज्ञात्रिक। जो अन्य 4 थे उनका स्पष्ट नाम नहीं मिलता है, फिर भी संभवतः अन्य 4 राज्यों में जो नाम मेंशन किया गया वह है उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और चौथा नाम है कौरव। तो संभवतः ये 4 रहे होंगे, तो 4 4 8। तो वज्जी संघ जो 8 राज्यों का संघ था इसका उल्लेख मिलता है। तो वज्जी था, लिच्छवी था, विदेह था, ज्ञात्रिक था, उग्र था, भोग था, इक्ष्वाकु था और कौरव था। तो 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र कहाँ कहाँ थे? तो एक वज्जी संघ था और एक था मल्ल संघ। अब देखते हैं 16 महाजनपदों को एक एक करके समझते हैं। देखिए 16 महाजनपदों का अगर उल्लेख करें तो उनका जो नाम है वह है अंग, अवंती, अश्मक, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, गांधार, चेदी, मगध, मत्स्य, मल्ल, पांचाल, सूरसेन, वत्स तथा वज्जी। ये कुल 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मैप पे देखें तो एक एक जो महाजनपद थे उनका यहाँ पे लोकेशन बताया गया है। उतना एक्यूरेट नहीं है, फिर भी जैसे यहाँ पे मल्ल है, ये मल्ल यहाँ पे ना होकर मल्ल यहाँ होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। फिर भी इनका लोकेशन ठीक ठाक दिया हुआ है, तो यहीं से आप समझने का प्रयास करें। देखिए पश्चिमोत्तर में गांधार दिखता है, गांधार के साथ ही कंबोज दिखता है। ये दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ के आसपास का क्षेत्र कुरु, ये राजस्थान का मत्स्य, ये मथुरा का सूरसेन, ये उज्जैनी यानी कि मध्य प्रदेश का अवंती, ये चेदी, ये वत्स, ये पंचाल, ये कौशल, ये काशी, ये मगध, ये अंग, ये मल और ये वज्जी। और दक्षिण में एकमात्र महाजनपद हमें मिलता है
जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है ये अश्मक, गोदावरी नदी के किनारे ये मिलता है हमें अश्मक। तो ये 16 महाजनपद थे। अच्छा, इनको याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। A3K4GC M3PSV2, एक बार बोलेंगे मन में, A3K4GC M3PSV2। A3 क्या है? अंग, अवंती, अश्मक। K4 काशी, कोसल, कुरु, कंबोज। G4 गांधार, C4 चेदी, M3 मगध, मत्स्य, मल्ल। P4 पांचाल, S4 सूरसेना, V4 वत्स, और जो दूसरा वाला भी है उसके लिए वज्जी। तो ये हुए कुल 16। A3K4GC M3PSV2, इसको रिपीटेटिवली बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। A3K4GC M3PSV2, अंग, अवंती, अस्मक, काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, गांधार, चेदी, मगध, मत्स्य, मल्ल, पांचाल, सूरसेना, वत्स और वज्जी। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। अगर 16 महाजनपद याद है तो इसका जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, इसकी राजधानी याद करना, लोकेशन याद करना, वो आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके 16 महाजनपद को देख लेते हैं। जो पहला महाजनपद है वह है अंग। वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, जो बिहार में है, वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, वह अंग महाजनपद होता था। इसकी राजधानी थी चंपा। इस चंपा का नाम पुराण और महाभारत में मालिनी के नाम से आया है। यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था वह था ब्रह्मदत्त। और साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन बना? तो अंग ही बना, क्योंकि इसको मगध ने फाइनली अपने अंडर मिला लिया। देखो हुआ क्या था कि अंग ने पहले मगध पे चढ़ाई की और कुछ मगध का पूर्वी क्षेत्र अंग ने अपने में मिला लिया, लेकिन अंततोगतवा मगध ने ही उल्टा अंग को विजित कर लिया। तो मगध साम्राज्य को ही मगध को ही बोला जाता है कि मगध वह पहला महाजनपद था जिसने साम्राज्यवाद का प्रारंभ किया था, और अंग वह पहला महाजनपद है जो साम्राज्यवाद का पहला शिकार बना था। ठीक है, याद रहेगा। तो अंग की राजधानी रही चंपा। अंग और मगध के बीच में चंपा नदी बहा करती थी। अंग तथा मगध के बीच में चंपा नदी बहा करती थी, और वही चंपा नदी के नाम पे चंपा राजधानी थी अंग की। और अंग का लोकेशन क्या था? वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला महाजनपद है मगध। वर्तमान दक्षिण बिहार का क्षेत्र, पटना और गया, यह मगध का क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी राजगिरी। प्रारंभिक राजधानी थी इसकी राजगिरी या गिरिब्रज। बाद में जाके इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हो जाती है। साम्राज्यवाद का प्रारंभ करता था, इसी ने सबसे पहला इम्परलिज्म शुरू किया, सबसे पहले इसने अंग को जीता। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक हुए मगध के, तो वैसे तो कई शासक हुए मगध के, वैसे बिंबिसार और अजातशत्रु या अज्ञातशत्रु यहाँ के दो महत्वपूर्ण शासकों में जाने जाते हैं। नोट में मेंशन कर लेना है कि मगध और अंग दोनों पड़ोसी थे। यहाँ मिस हो गया, मगध और अंग पड़ोसी थे और इनके बीच में चंपा नदी बहती थी। तीसरा महाजनपद है काशी। ये वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी वाराणसी। जो वाराणसी राजधानी थी वह दो नदियों के नाम पे इसका नाम वाराणसी रखा गया था। एक थी वरुणा नदी और दूसरी थी आसी नदी। इन दो नदियों के संगम पे ये राजधानी थी और इसका नाम रखा गया था वाराणसी। जो मगध और कौशल के बीच था, ये काशी महाजनपद मगध और कौशल के बीच था। हमने मैप में देखा था, इस तरफ मगध था, यहाँ काशी था और इस तरफ कौशल था। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, यहाँ काशी की राजधानी वाराणसी थी और मगध की राजधानी राजगिरी थी। तो ये कौशल और मगध के बीच में काशी था। तो काशी को लेकर संघर्ष हमेशा बना रहता था, किसके बीच में? मगध और कौशल के बीच में। और बुद्ध के समय यह अंग में मिल गया था। बुद्ध के समय काशी किस में मिल गया था? अंग में। और यही कारण रहा कि पहले मगध ने अंग को जीता और काशी का जो महत्वपूर्ण शासक रहा वह ब्रह्मदत्त रहा। क्यों? क्योंकि अंग का शासक ही था ब्रह्मदत्त। तो काशी मिल गया अंग के अंदर, अंग का महत्वपूर्ण शासक था ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त कॉमन हो गया काशी और अंग में। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है कौशल। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध और फैजाबाद का मंडल है, वह जो क्षेत्र था वह था कौशल। कौशल सरयू नदी इसे दो भाग में बांटती थी।
तो ये से सरयू नदी जा रही है, कौशल का उत्तर वाला क्षेत्र और ये हो गया दक्षिण वाला क्षेत्र। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती, अयोध्या या साकेत, और जो दक्षिणी भाग था कौशल का उसकी राजधानी थी कुशावती। तो कौशल की दो राजधानियाँ, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी थी कुशावती। और कौशल का जो प्रमुख शासक था वह था प्रसेनजीत। जब हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद के बाद, जब हम मौर्य साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में पहुंचेंगे, तो इन सभी महाजनपदों के बीच में जो संघर्ष हुए उनकी चर्चा वहाँ आएगी। इन सभी शासकों की चर्चा वहाँ पे किसी न किसी टॉपिक में आएगी। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है वत्स महाजनपद। ये वर्तमान इलाहाबाद यानी प्रयाग और बांदा का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका विस्तार था। इन सभी क्षेत्रों को मिला के यह वत्स महाजनपद बनता था, यानी कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद के अंदर आता था। यहाँ का जो प्रमुख महानगर था वह था कौशाम्बी, राजधानी के रूप में भी कह सकते हैं, महानगर भी कह सकते हैं। यहाँ का जो प्रमुख शासक था वह था उदयन, यह पौरव वंश का शासक था, परांतक का पुत्र था। इन सब की चर्चा आगे आएगी। और यह अवंती से संघर्षरत था। तो एक महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे अवंती, जो मध्य प्रदेश में पड़ता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह अवंती से वत्स हमेशा संघर्षरत रहता था। अगला महाजनपद है अवंती, जो मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में है। जो दक्षिणी और पूर्वी जो मालवा है उस क्षेत्र में ये अवंती होता था, दक्षिणी पूर्वी मालवा का क्षेत्र में। इसकी भी दो राजधानियाँ थी। उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। उज्जैनी और माहिष्मती के बीच में पुनः एक नदी बहती थी जिसका नाम था त्रेवती नदी। ये पूछा हुआ सवाल है यूजीसी नेट में, ठीक है। तो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये मेंशन था। तो अवंती की दो राजधानियाँ थीं, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती। इन दोनों राजधानियों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था त्रेवती नदी। और अवंती का जो प्रमुख शासक था वह था चंद्र प्रद्योत या सिर्फ प्रद्योत। कहीं कहीं चंद्र प्रद्योत का उल्लेख आता है, कहीं कहीं प्रद्योत का उल्लेख आता है। तो जो प्रद्योत या चंद्र प्रद्योत था वह अवंती का शासक था। अब ध्यान से देखें, जो वत्स, मगध, कौशल, ये जो तीनों महाजनपद थे, इन तीनों का संघर्ष अवंती से चलता था। और फाइनली अवंती को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि अवंती को अंततः मगध साम्राज्य में किस शासक के द्वारा मिलाया गया। तो नागवंशी शासक शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। अगला महत्वपूर्ण है चेदी। चेदी या चेती, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये महाजनपद का विस्तार था। इसकी राजधानी थी शुक्तिमती, जो महाभारत में शुक्तिमती इसका नाम मिलता है, ठीक है, शुक्तिमती या शुतिमती। और इसका जो शासक था वह था शिशुपाल, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है। तो चेदी का जो राजधानी था वह था शुक्तिमती। ये जो राजधानी है इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और यहाँ का शासक था शिशुपाल, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है सूरसेना। ये वर्तमान ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है या मथुरा के आसपास का क्षेत्र है वह सूरसेन महाजनपद था और इसकी राजधानी स्वयं मथुरा थी। यहाँ का शासक था अवंती पुत्र, यह यादव वंश का शासक था। यहाँ यदुवंशियों का यहाँ पे साम्राज्य था। और जो अवंती पुत्र था ये चंद्र प्रद्योत का नाती था। तो हमने चंद्र प्रद्योत पढ़ा था, अवंती का जो शासक था चंद्र प्रद्योत, उसका यह नाती था अवंती पुत्र, जो सूरसेन का शासक था। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। ये वर्तमान राजस्थान के जयपुर के इलाके में इसका महाजनपद का विस्तार था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है पांचाल महाजनपद। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश का बरेली का क्षेत्र और बदायूं का क्षेत्र, कहें दोनों को मिला के कहें तो रुहेलखंड का क्षेत्र पांचाल महाजनपद के अंदर आता था। इसकी भी पुनः दो राजधानियाँ थीं, अहिच्छत्र और काम्पिल। पांचाल महाजनपद की दो राजधानियाँ थीं। 11वां महाजनपद है गांधार। यह वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे यह महाजनपद था और इसकी जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। 12वां महाजनपद था कम्बोज, जो वर्तमान कश्मीर का राजौरी जिला है, वह कम्बोज महाजनपद के तहत आता था और इसकी राजधानी थी हाटक।
13वां महाजनपद था अश्मक, यह आंध्र प्रदेश भारत के जो दक्षिणतम महाजनपद था यह था अश्मक। ये आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी के पास इसका अवस्थिति था और इसकी राजधानी थी पोत्तन या पोटनी। दो उल्लेख मिलता है, पोट्टन या पोटनी। 14वां है कुरु, ये आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली की यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल था और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र। 15वां महाजनपद था वज्जी संघ। यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक था वह था चेटक। यह 8 राज्यों का संघ था जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे। पहला था वैशाली, मिथिला और कुंडग्राम। वैशाली इसकी राजधानी थी वज्जी संघ की। इसके 8 राज्यों का नाम हमने ऊपर मेंशन किया था। 16वां और अंतिम महाजनपद था मल। यह भी गणराज्य था, यूपी का देवरिया जिला। इसकी 2 राजधानी थी, पावापुरी और कुशीनारा। तो हमने एक एक करके 16 महाजनपदों का उल्लेख किया, महाजनपदों को विस्तार से चर्चा किया, उनकी राजधानी को देखा, उनके बीच में जो नदियाँ बह रही थी उनको भी देखा और महाजनपदों के लोकेशन को देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल का इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो के अपलोड होने के बाद वीडियो का जो प्लेलिस्ट है और इसका जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें जाके टेलीग्राम का लिंक मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।